अगर आप केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं 99% सक्सेस होने की गारंटी देता हूं। अगर आप हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं सही बोलता हूं आपका इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। 99% गारंटी देता हूं। लेकिन ये सब टर्म जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको ये सब टर्म का आपको बेसिक डिफिनीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको धैर्य रख के, पैशंस रख के इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा कि केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू कैसे क्रैक करे, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। मैं केमिकल इंजीनियर गुरु, मैं अपने 12 साल का एक्सपीरियंस में बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूं। तो आप भैया जी ये वीडियो पूरा देखें, कहीं पे आप स्किप मत कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे फेस करना है केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। आज मैं लेके आया हूं केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन। 4 साल जो आप पढ़ते हैं, 4 साल पढ़ने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है फ्रेशर का, जब आज मैं फ्रेशर का बात करने वाला हूं, फ्रेशर का इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है। देखिए 4 साल मैंने भी पढ़ाई किया, उसके बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं आज आपको 50, जो मुझे लग रहा, मैंने 13-14 इंटरव्यू अटेंड किया और बाकी लोगों से बात किया, तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो बेसिक 4 साल में आप में जो पढ़ा है, मैं आज आपको एक रिवाइज कर दूंगा। वो सारे टॉपिक, मैं आंसर सबका नहीं दूंगा, किसी किसी का ही आंसर दूंगा। अगर आंसर देने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं बस आपको वो टॉपिक बता दूंगा कि ये सब टॉपिक के रिलेटेड फ्रेशर का इंटरव्यू में पूछता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं। वो जो 50 क्वेश्चन रहेगा ना, मैं बस टॉपिक बता दूंगा, आपको उसके डिटेल में जाके चेक करना है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए। ये जो 50 क्वेश्चन है, मैंने भाई साहब बहुत मेहनत किया। मैंने अपना सारा नोट्स निकाला, बाकी लोगों का बहुत सारा वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, उसमें बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर इंटरव्यू में पूछते ही हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूं कि ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। मैं 99% आपको सक्सेस होने की गारंटी दे देता हूं। लेकिन देखिए, कोई मैं भगवान नहीं हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आएगा। ऐसा है कि नहीं भी आ सकता है, ये मैं श्योर नहीं हूं। वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये जो बेसिक टर्म सब है, बेसिक जो डिफिनीशन है, बेसिक जो कंटेंट है, जो 4 साल पढ़ने के बाद जो आदमी सेकेंड ईयर में पढ़ता है वो भूल जाता है। मैं भी भूल गया था। तो मैं आपको बस वो कंटेंट टॉपिक रिवाइज कर दूंगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर इंटरव्यू में आपको 1 न 2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में, अगर आप नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं सारा क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए, सभी फ्रेशर, केमिकल इंजीनियर जो भी फ्रेशर हैं, अगर इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अगर आप कंपनी आपके कॉलेज में आई है, अगर आप बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, या ऑफ कैंपस कहीं भी इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे रिलायंस में या किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बनाइए, एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए। देखिए, आप फ्रेशर है, रिज्यूम में आपका क्या रहेगा? नाम रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या प्रोजेक्ट किया है वो रहेगा। तो देखिए, एक तो रिज्यूम अच्छे से बनाइए, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपका इम्पोर्टेंट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, वो एक आप थोड़ा सा अपने ऊपर स्टडी कीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा बता सकता हूँ। जैसे इंटरव्यूअर कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप हीट ट्रांसफ़र बोल रहे हैं तो हीट ट्रांसपोर्टेड आपको कुछ टॉपिक आना चाहिए, या मास ट्रांसफ़र बोल रहे हैं, या थर्मोडाइनमिक्स बोल रहे हैं, या आप पाइपिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप बताते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपको उस कंटेंट में, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी आप फेवरेट सब्जेक्ट पहले आप बताइए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है फ्रेशर को इंटरव्यू में जो पूछता है कि भाई साहब, अभी सभी आदमी 3rd ईयर में ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो आपका सबसे बड़ा, देखिए, जो इंटर्नशिप का जो आपने जो किया है, जिस कंपनी में भी किया है ना भाई साहब, जिस कंपनी में भी इंटर्नशिप किया है, तो उस कंपनी में आपने 2 महीना 3 महीना इंटर्नशिप जरूर किया होगा, 100% किया होगा। तो उसमें आपने कौन सा केमिकल हैंडल किया, कौन सा प्रोसेस था, किस प्रिंसिपल पे वो प्रोसेस काम कर रहा है, क्या क्या सेफ्टी था कंपनी में, आपने कौन कौन से इक्विपमेंट देखे,
कितने तरह के पंप देखे, डिस्टिलेशन कॉलम देखे, तो आपने उस कंपनी के बारे में क्या क्या सीखा, तो ये इसका आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन दीजिए, सिंपल इंट्रोडक्शन देखिए, अपना क्या आप पढ़ते हैं, क्या नाम है, सिंपल आप बता सकते हैं, इंग्लिश में बताइए या हिंदी में बताइए, जैसा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद आप अपना वो पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तब आप बताइए। बाकी आप जो प्रोजेक्ट जो किए हैं ना उसके बारे में आपको जरूर पूछेगा। तो आपने जहाँ से भी इंटर्नशिप किया है, किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग लिया है, तो उस कंटेंट में उस कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट था भैया, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने कौन सा प्रोसेस हैंडल किया था उस कंपनी में, जो 2 महीना 3 महीना कहीं ट्रेनिंग लिया, तो उस ट्रेनिंग में लिए गए आपके कंपनी का जो भी हजार्ड था, जो भी उसमें ट्रबल शूटिंग आपने देखा, जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, उस पर आप अच्छे से पहले मेहनत कर लीजिए। तो अब मैं आपको कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सभी फ्रेशर केमिकल इंजीनियर दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। देखिए मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं लास्ट 12 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज मेरी 5वीं कंपनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने भी 10 से 12 इंटरव्यू तो एटलीस्ट मिनिमम फेस किए होंगे अपने लाइफ में, और वॉक इन भी अटेंड किया, बाकी लोगों से भी मिला। तो जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन पूछा, और बेसिक मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखे, गूगल में भी सर्च किया, तो कॉमन जो क्वेश्चन आता है तो मैं आज आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप देखिए, आंसर तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वो टॉपिक सब बता दूंगा कि जो आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको इजी पड़े इंटरव्यू फेस करने के लिए। देखिए हम भी भूल जाते थे कि भाई ये सब भी पूछता है, अभी सेकेंड ईयर का टर्म कहाँ से याद रहेगा, थर्ड ईयर का टर्म कहाँ से याद रहेगा, अभी लास्ट ईयर में जो पढ़े हैं वही थोड़ा बहुत याद रहता है। तो चलिए, मैं आप कोई बात नहीं, घबराइए मत। ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, मैं आपको इसका लास्ट में फोटो खींच के भी डाल दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे जो बेसिक आपको पूछेगा, आपको घबराना नहीं है इंटरव्यू में, आप एकदम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए। वो कोई भगवान नहीं है, कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दूसरी कंपनी, कोई बात नहीं यार। लेकिन आपको जो इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन का जवाब आप लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। जैसे मेरे इंटरव्यू में एक बार मेरे से पूछा था कि आपके कंपनी में सॉक्स नॉक्स का क्या नियम है, तो जो मुझे पता नहीं था, तो आप आज लाइफ टाइम तक मुझे वो सॉक्स नॉक्स क्या होता है वो पता चल गया। जब मैं फ्रेशर था तो मुझसे एक बार पूछा था कि एफिनिटी लॉ क्या होता है, तो एफिनिटी लॉ मैंने पढ़ा था कभी सेकंड थर्ड ईयर में, मुझे याद ही नहीं था एफिनिटी लॉ कभी मैंने पढ़ा था। तो उस समय मैं पुणे में इंटरव्यू दिया था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, 1 बाय 1 में एक एक कंटेंट बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन और यूनिट। सबसे बेसिक क्वेश्चन हर इंटरव्यू में भैया फ्रेशर को पूछ ही देता है, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है भैया, और यूनिट प्रोसेस क्या होता है। एक एग्जांपल देके बताइए क्या होता है यूनिट ऑपरेशन, क्या होता है यूनिट प्रोसेस। तो हमसे ही पूछा था भैया, हमसे ही पूछा था यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस, और इस एग्जांपल के साथ पूछा था। डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन है कि यूनिट प्रोसेस है भैया, तो ठीक है भैया थोड़ा पढ़ लीजिएगा यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस। दूसरा डिस्टिलेशन कॉलम, फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो लास्ट में मैं आपको डिस्टिलेशन का क्या होता है, कितना क्वेश्चन इसमें आएगा मैं बाद में बताऊंगा। तो डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में आपने पढ़ाई है, डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा क्या आएगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। दूसरा पंप, भैया पंप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंप से हजारों क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, पंप के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपको डायग्राम बना के कैरेक्टरिस्टिक कब के साथ पूछेगा, वो मैं 2 टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। तीसरा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक का कौन कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। चौथा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर आपने बोल दिया कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हीट ट्रांसफर, तो टेल मी द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो आप बोलिएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो फिर पूछेगा विच लॉ इन कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, व्हाट इज फोरियर्स लॉ पूछ देगा आपको, व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरह से आपको आएगा, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी रहता है, व्हाट इज इंट्रोपी,
एंट्रोपी इज रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। एंट्रोपी क्या होता है ये भी पूछ देता है, मेरे से ही पूछा था। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन रहता है डायमेंशनलेस नंबर के बारे में। हमेशा इंटरव्यू में फ्रेशर लोग से पूछा जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर का क्या स्पेसिफिकेशन है, रेनॉल्ड्स नंबर क्यों यूज होता है, क्या रेनॉल्ड्स नंबर से हम क्या जानते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, सबको पता है, लेकिन क्या इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों रेनॉल्ड्स नंबर से हम क्या जानते हैं। ये बेसिकली फ्लो का किस तरह का फ्लो है वो जानने के लिए होता है। लेमिनार है, टर्बुलेंट है, ट्रांजिट है, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा ही। उसके बाद फ्लो जो मैंने बताया, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिट फ्लो, कितना से कितना रहेगा तो लेमिनार होगा, ये भी क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद पर्पस ऑफ पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। कंपनी में आपने PNID मेरा भी सब्जेक्ट था, उसमें पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम था, तो वो क्यों यूज होता है इंडस्ट्री में, क्या पर्पस है PNID डायग्राम का। 10वां क्वेश्चन, रिएक्टर, कितने तरह के रिएक्टर होते हैं, याद है थर्ड ईयर के सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कितने तरह के रिएक्टर होते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर, बैच ये प्लग फ्लो रिएक्टर, कंटिन्यूअस स्टोरेज टैंक रिएक्टर। रिएक्टर कितने तरह के होते हैं, उसका कहाँ क्या एप्लीकेशन होता है, तो ये आपने पढ़ा था थर्ड ईयर में, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन रिएक्टर का प्लग फ्लो, बैच, CSTR, ये एक क्वेश्चन रहता है रिएक्टर के रिलेटेड। उसके बाद देखिए भैया हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर का जो टॉपिक है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हीट एक्सचेंजर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हीट एक्सचेंजर आपको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। बेसिक हीट एक्सचेंजर कितने तरह के होते हैं, कहाँ पे कौन सा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज होगा, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कब यूज होगा, उसके अंदर बेफल होता है, बेफल स्पेसिंग होता है, कब कौन सा हीट एक्सचेंजर यूज होगा, कौन सा अच्छा है, वर्टिकल अच्छा होता है या हॉरिजॉन्टल अच्छा होता है, उसमें कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर किस तरह का होता है, साइफन ट्यूब, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वो पढ़ते हैं। उसके बाद बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस के बारे में बताया कि बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है बैच प्रोसेस। उसके बाद 13वां नंबर में मैं बताने वाला हूँ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर याद है ना, कूलिंग टावर पढ़ा था, नेचुरल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, कितने तरह के कूलिंग टावर होते हैं, कूलिंग टावर का रेंज क्या होता है, कूलिंग टावर का अप्रोच क्या होता है, COC साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है कूलिंग टावर का, कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस कैसे पता कर सकते हैं, कूलिंग टावर का इफिशिएंसी क्या होता है, कहाँ पर कौन सा कूलिंग टावर यूज होगा, ह्यूमिडिटी का कूलिंग टावर पे क्या इफेक्ट होता है, रेंज क्या होता है, रेंज का डिफिनीशन पूछ सकता है, अप्रोच क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं रेंज, कैसे फाइंड करते हैं अप्रोच, कहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कूलिंग टावर का साइज क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस क्या होगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन कूलिंग टावर पे भी रहता है। उसके बाद डायमेंशनलेस नंबर जो बताया, रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांडिट नंबर, स्कीमिट नंबर, अभी मुझे भी बहुत सारा नंबर याद नहीं, रेनॉल्ड्स, प्रांडिट, स्कीमिट, मैंने सबका डिफिनीशन के साथ याद कर लिया था, लेकिन अभी सब भूल गए, मैंने प्रिपरेशन करा था इसलिए। उसके बाद डिस्टिलेशन में भी क्वेश्चन बहुत तरह का आएगा। डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टेक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, ये सबका डिफिनीशन आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड इवेपोरेशन, ड्राइंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन भी रहता है। उसके बाद व्हाट इज हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, व्हाट इज हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, उसी को हीट ट्रांसफर का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन रहता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर पर यूनिट मास, मतलब एक मास को 1 डिग्री तक हीट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वो होता है स्पेसिफिक हीट। ये डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पूछता है इंटरव्यू में। उसके बाद डिफाइन पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच भी पूछ दिया था एक बार फ्रेशर को। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सॉरी निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच देखो मैं भी भूल गया, पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कोरोजन और इरोजन में क्या डिफरेंस है, कोरोजन और फ्रेशर में आप लोग हमेशा पढ़े होंगे सेकंड थर्ड ईयर में, कोरोजन क्या होता है, इरोजन क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर्ट गैस। इंडस्ट्री में जहाँ भी जाइएगा तो भैया इनर्ट गैस यूज होता है। इनर्ट गैस क्या है, जैसे नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सभी जगह नाइट्रोजन, हर इंडस्ट्री में इनर्ट के लिए ये फ्लेमलेस
इसमें कोई वो नहीं होता है, सुगंध नहीं होता है, ये फ्लेमलेस इनर्ट गैस है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन ऐसा गैस है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो नाइट्रोजन है, कितने इनर्ट गैस होते हैं, नाइट्रोजन है। देखिए मेन आर्गन नाइट्रोजन हर जगह यूज होता है, लेकिन नाइट्रोजन ही 99% इंडस्ट्री में मैंने देखा है। उसके बाद अदर इनर्ट गैस कौन कौन सा है, नियोन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 23 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो सके, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो सके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज टीएलवी, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होता है, कोई भी आदमी इंडस्ट्री में 8 घंटा काम कर सके, उसके शरीर पे कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट उस कंपनी में नहीं हो, तो हर केमिकल का एक टीएलवी वैल्यू होता है। तो व्हाट इज टीएलवी का डिफिनेशन भी मेरे से इंटरव्यू में पूछा था। उसके बाद पूछता है व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर अलग अलग चीज़ है भैया, याद रखिएगा। ड्राई सिंपल एटमॉस्फेयर में लेता है, और कोई कपड़ा को गीला करके अगर टेम्परेचर लेते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर। आप अच्छे से डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए अभी तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, मैं बता दूंगा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ आइसोलेशन। ये सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, फ्रेशर लेवल पे बता रहा हूँ। फ्रेशर लेवल पे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आता है, पूछता है। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, डिस्टिलेशन में राउल्ट्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये डिफिनीशन आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, ये सबसे पूछता है, मेरे से ही पूछा था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या क्या पर्पस है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या पर्पस है, उसमें क्या डिफरेंस है, कब कौन पंप यूज होता है। तो पंप का तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। उसके बाद पंप का एनपीएसएच क्या होता है, जो हमेशा ज़्यादा दिन मोर देन 1 होना चाहिए, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। बैच प्रोसेस कहाँ यूज होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहाँ यूज होता है, क्या डिफरेंस है बैच प्रोसेस में और कंटिन्यूअस प्रोसेस में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये रहता है 34 नंबर का, कभी कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकला, जिसमें हीट रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकलता है, और जिसमें हमको रिएक्शन करने के लिए हीट देना पड़ता है, तो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद डिफाइंड, हाँ बेसिक भैया देखिए इंटरव्यू में एक बार ऐसा ही पूछ दिया था, व्हाट इज सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सोल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इसका डिफिनीशन अलग अलग होता है। उसके बाद एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्ब होता है, जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट जो एब्जॉर्ब होता है सरफेस पर, एडजॉर्बेंट जो सरफेस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट में। उसके बाद पंप में अगर पूछेगा तो कैविटेशन क्या होता है, हम लोग कैविटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन में एक बार कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा पूछ दिया था कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन सेक्शन, व्हाट इज स्ट्रिपिंग सेक्शन। इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछ देगा कि फीड पॉइंट के ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, फीड पॉइंट के नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो ये आपने जब डिस्टिलेशन कॉलम का जब पूरा वो बनाया होगा, मैकेनिकल नंबर ऑफ ट्रे, तो फीड जो मटेरियल बैलेंस किया होगा, तब पता चलेगा रेक्टिफिकेशन सेक्शन ऊपर होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन नीचे होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में LD50 लेथल डोज 50 की पॉइजन सब्सटेंस इस आदमी को इतना देंगे ताकि एनिमल वो मर न सके। एक LD50 होता है, लेथल डोज और लेथल कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। LD50 क्या होता है, ये भी इंटरव्यू में फ्रेशर से हमेशा पूछ देता है। उसके बाद ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये एक कूलिंग के लिए यूज होता है। ये क्या है, एक कूलिंग एजेंट है ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए डिफिनीशन में तो बहुत सारा टर्म आता है, जैसे मैं आपको सिंपल टर्म बता देता हूँ। डिफिनीशन में क्या क्या रहेगा, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है हाइग्रोमीटर, जो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफिनीशन है जो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सिंगल इफेक्ट एंड मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर। सिंगल ये पढ़े हैं 3rd ईयर के 4th ईयर में रहता है, इवेपोरेटर का भी एक टॉपिक है। तो सिंगल इफेक्ट और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या डिफरेंस है। रेफ्रिजरेशन साइकिल भी एक बार इंटरव्यू में मेरे से पूछा, तो इसका जवाब मुझे पता नहीं था, जो कि मैंने पढ़ा था मुझे याद। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बर्नौलीज इक्विपमेंट,
बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कभी कभी वो इंजेक्शन में बर्नौलीज थ्योरम आपको पूरा ड्राइव लिख के दिखाइए, बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ कीजिए कैसे निकालते हैं बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। कभी कभी हीट एक्सचेंजर का डिजाइन ये पूछा जाता है, हीट एक्सचेंजर कैसे डिजाइन करते हो, क्या क्या पैरामीटर देखना पड़ता है हीट एक्सचेंजर डिजाइन करने। डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन करना सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा बहुत आपको मैकाबे-थिले का एजम्पशन क्या है ये सब रहता है। उसके बाद अब नंबर ऑफ ट्यूब्स, जब आप हीट एक्सचेंजर में जाते हैं तो हीट एक्सचेंजर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ट्यूब्स कैसा होगा, उसमें ट्रेंगुलर पिच होता है, स्क्वायर पिच होता है कि कब ट्रेंगुलर पिच यूज होगा, कब स्क्वायर पिच यूज होगा। LMTD लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मैं जब फर्स्ट ईयर में जब पुणे से इंजीनियरिंग किया था, डिजाइनिंग की कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पूछा था कि LMTD क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, को करंट और काउंटर करंट कैसा होता है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाया था, उसने डायग्राम गलत डायग्राम ड्रॉ किया, बोलो ये पॉसिबल है, ये डेल्टा टी पॉसिबल है, तो वो मुझे पता नहीं था, मुझे याद ही नहीं था कि LMTD का भी डायग्राम कोई पूछ सकता है कि को करंट में कैसा डायग्राम होगा, काउंटर करंट में कैसा डायग्राम होगा। तो ये एक टॉपिक है LMTD के बारे में, आपको करंट का कैसा होगा, काउंटर करंट का कैसा होगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, पिच क्या होता है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 45 नंबर में बताऊंगा PNID क्या होता है, पी कंट्रोल क्या क्या पर्पस है, आई कंट्रोल का क्या पर्पस है, डी कंट्रोल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पी कंट्रोल सिंपल आपको देगा कि भैया ऑन ऑफ करना है, आई कंट्रोल अभी ऑन ऑफ करना है, कंट्रोल वाल खुलेगा, पी कंट्रोल प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल। इसका मैंने अच्छा से बता दूंगा कि सिंपल अगर आप कमांड दिए हैं तो वो सिंपल खुल जाएगा, लेकिन उसमें जो एरर आ रहा है, एरर को कम करने के लिए इंटीग्रल कंट्रोल रहता है जो उस एरर को कम करता है। लेकिन ये एरर अगर बार बार आएगा, फ्यूचर में कब आएगा वो मुझे पता नहीं रहता है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, हटाने के लिए डेरिवेटिव कंट्रोल था। हर जगह PID, पहले P कंट्रोल था, बाद में फिर I आया, अभी D, अभी सब जगह PID कंट्रोलर ही यूज होता है। तो कहाँ पे P का क्या फंक्शन है, I का क्या फंक्शन है, D का क्या फंक्शन है, ये पूछता है इंटरव्यू में। उसके बाद जो ट्रे होता है ना, जो ट्रे का फोटो मैं आपको दिखा दूंगा। ट्रे में जो ट्रे होता है, ट्रे कैसा होता है, ट्रे में एक ट्रे से जब लिक्विड नीचे गिरता है तो उसमें डेक होता है, वियर होता है, डाउन कमर होता है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने ट्रे देखा है, इंजीनियरिंग में तो पढ़ा ही होगा भैया ट्रे, तो उसमें डाउन कमर क्या होता है, वियर क्या होता है, समझे, और डाउन कमर वियर क्या होता है ये आपसे पूछेगा। तो देखो वियर का क्या फंक्शन है, वियर क्या करता है, डिजायर्ड लिक्विड लेवल, आप जो डायग्राम दिखाऊंगा मैं उसमें डिजायर्ड लिक्विड लेवल मेंटेन करता है। ट्रे डेक करता है, मिक्सिंग रीजन प्रोवाइड करता है। डाउन कमर क्या होता है, लिक्विड को एक ट्रे से दूसरे ट्रे में लाने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सीप ट्रे, वाल ट्रे, बबल कैप ट्रे, दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा ट्रे यूज होगा, किसका इफिशियंसी ज़्यादा है, किसका प्रेशर ड्रॉप कम है, किसका कौन कॉस्टली है, ये भी क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीप वाल और बबल कैप ट्रे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर कितने तरह के होते हैं, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, रोटा मीटर, ये सब पूछता है। उसका जो थ्योरम है, किस थ्योरम पे ओरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर का डायग्राम बना के दिखाओ, ओरिफिस मीटर कैसा होता है, वेंचुरी मीटर कैसा होता है, रोटा मीटर कैसा होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर कितने तरह के होते हैं, थर्मोकपल, RTD, और उसके बाद थर्मिस्टर, ये कितने तरह के होते हैं, वो आपसे बेसिक डिफिनीशन पूछेगा। उसके बाद आपने थर्ड ईयर में मेरी मैम थी बोरा मैम, उसने बहुत अच्छा से पढ़ाया था, याद नहीं है, बहुत अच्छी मैम थी, उसने बताया था कि BOD क्या होता है, COD क्या होता है, वेस्ट वाटर ETP प्लांट में BOD COD का कंसेप्ट आता है, वो डिफिनीशन आपसे बेसिक पूछ सकता है। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भैया बॉयल्स लॉ क्या होता है, अगर पूछना चाहेगा तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ, गे-लुजाक लॉ, दोनों सेम होता है, वो पूछ देगा। उसके बाद प्रोसेस में जाइएगा तो प्रोसेस में पूछ देगा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्वेश्चन होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या होता है, जिसमें हीट ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये पूछता है। उसके बाद पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जब जाइएगा तो हेड वर्सेस फ्लो, वो सब आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा पंप का अलग से। देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर इंटरव्यू में, किसी न किसी इंटरव्यू में आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जो फ्रेशर लोग हैं तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए जो मैंने बताया, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये सब बेसिक टर्म है। जो केमिकल इंजीनियर ना भैया, ये सब बेसिक टर्म है। आप चलिए मैं 2 टॉपिक के बारे में डिटेल में बता देता हूं कि अगर ये टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जवाब मैं आपको बाद में भी दे सकता हूँ, अभी मैं सबका जवाब नहीं दूंगा। देखिए अभी मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे से पूछता है तो मैं डिस्टिलेशन और पंप बताता हूँ।
तो डिस्टिलेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मेरे से सुन लीजिए आप। डिस्टिलेशन में भैया पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन बताओ, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कितने तरह के होते हैं ये बताओ। प्रॉब्लम क्या क्या आता है डिस्टिलेशन में, प्रॉब्लम क्या क्या आता है डिस्टिलेशन में वो बताओ। आपने जो पढ़ा था प्रॉब्लम मतलब क्या, फ्लडिंग, प्राइमिंग, कोनिंग, डंपिंग, वीपिंग, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे इसको ट्रबल शूट किया जाए, ये क्वेश्चन एक रहता है, आता है इसमें। उसके बाद ट्रे, अगर आप डिस्टिलेशन कॉलम में गए हैं तो कभी कहीं ट्रे यूज होता है, कहीं पैकिंग होता है, तो ट्रे कहाँ यूज होगा, पैकिंग कहाँ यूज होगा, ट्रे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ट्रे में क्या क्या कंसेप्ट आता है, पैकिंग में क्या होता है, पैकिंग कितने तरह के होते हैं, ट्रे कितने तरह के होते हैं, पैकिंग रैंडम रिंग, रेसिंग रिंग, पार्टीशन रिंग, बल्क सडल, इंटेलेक्स सडल, और रेगुलर पैकिंग होता है, रेगुलर पैकिंग में अपना स्ट्रक्चर पैकिंग होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आएगा इसमें। उसके बाद आप चलिए कि यार डिस्टिलेशन कॉलम में गए हैं तो फिर से पूछेगा व्हाट इज मैकाबे-थिले मेथड, कितने तरह का हाउ टू, कितने तरह से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप बताइए नंबर ऑफ ट्रे कैसे पता कर सकते हैं। मैकाबे-थिले मेथड होता है, पोंचम-स्टीवर्थ मेथड होता है, लेवी-शोर्ड मेथड होता है। तो और मैकाबे-थिले मेथड का क्या एजम्पशन है, मुझे भी अभी याद नहीं है मैकाबे-थिले मेथड का, टेल मी द एजम्पशन ऑफ मैकाबे-थिले मेथड। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रे कैसे फाइंड करते हो, डायग्राम बना के बता के देखो, ये भी पूछ देता है, फ्रेशर को पूछ देगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रे विद द हेल्प ऑफ मैकाबे-थिले मेथड, राइट डाउन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रे। वो एक दे देगा कि यहाँ पे ये सब कुछ टर्म दे देगा, बोलेगा ड्रॉ करो। उसका पोंचम-स्टीवर्थ मेथड क्या होता है, पर्पस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कहाँ होता है। देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वैक्यूम कहाँ यूज होगा, जहाँ पर आपका जो मटेरियल है वो बहुत हीट सेंसिटिव है, ज़्यादा टेम्परेचर पर रहेगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज हो सकता है। और कोई मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या करेगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी मटेरियल का, प्रेशर डिस्टिलेशन कहाँ यूज होगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट किसी का 200 डिग्री टेम्परेचर है, तो 200 डिग्री टेम्परेचर पे अगर उसको हम हीट करेंगे तो आपको हीटिंग मीडिया भी चाहिए, कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर उसको कंडेंस करना, कंडेंस करेंगे उसको, तो फिर उसको फिर कंडेंस करने के लिए भी उस टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट चाहिए, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर उसका किसी भी अगर डिस्टिलेशन कॉलम का अगर प्रेशर अगर आप 30 kg 32 kg रखिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो फिर उसको कंडेंस करना आपको इजी पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर देने से क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर बढ़ाने से, रिफ्लक्स बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज इन रिफ्लक्स रेशियो, रिफ्लक्स प्रेशर कॉलम का बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन बेसिक रहता है। एक्सट्रैक्शन एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या अंतर होता है। उसके बाद ट्रे कितने तरह के होते हैं, सीप ट्रे, वाल ट्रे, बबल कैप ट्रे, तीनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन डिस्टिलेशन कॉलम से आ सकता है। ट्रे का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ट्रे का डायमीटर कितना होना चाहिए, ये सब भी पढ़े होंगे, डिजाइनिंग में अगर जाते हैं तो ये सब पूछेगा। टाइप्स ऑफ ट्रे इफिशिएंसी, ट्रे इफिशिएंसी कितने तरह के होते हैं, लोकल इफिशिएंसी, मर्फी इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी, ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद रिफ्लक्स इज वाई, रिफ्लक्स का क्या जरूरत है, रिफ्लक्स नहीं देंगे तो कॉलम में क्या हुआ, क्या पर्पस है रिफ्लक्स का, टोटल रिफ्लक्स क्या होता है, इन्फिनाइट रिफ्लक्स पे क्या होता है, वो जो डायग्राम है 0 1 करके, तो वो डायग्राम भी आपसे पूछता है कि रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनाइट कब होगा, रिफ्लक्स रेशियो 0 कब होगा, तो वो डायग्राम मुझे याद नहीं है, वो डायग्राम पढ़ लीजिएगा। रिफ्लक्स रेशियो का पर्पस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन, देखिए डिस्टिलेशन का तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये सब बेसिक मैंने बताया आप। अब मैं बताने वाला हूँ पंप पे। भैया पंप बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपनी में, तो कितने तरह के पंप होते हैं बताइए, टाइप्स ऑफ पंप्स। पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये जो टॉपिक है ना, पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एफिनिटी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देता हूँ भैया बार बार आपको। पंप के बारे में जाइएगा तो पंप का एफिनिटी लो, पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ ले। उसके बाद प्रॉब्लम, पंप में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, केविटेशन होता है, प्राइमिंग होता है, तो आपका ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पंप का एनपीएसएच क्या होता है, एनपीएसएच का डिफिनीशन बताइए, एनपीएसएच आर रिक्वायर्ड कितना होता है, हेड क्या चाहिए, इसका डिफिनीशन पूछिएगा। पंप हाई फ्लो है, हाई फ्लो है, हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे कौन सा पंप यूज होगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोला, हाई पंप प्रेशर है, अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए या हाई फ्लो चाहिए तो कौन सा पंप यूज होगा। विस्कस फ्लूइड के लिए कौन सा पंप यूज होगा, तो विस्कस फ्लूइड के लिए हमेशा गियर पंप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पंप यूज होगा। अगर आपको हाई फ्लो चाहिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या अंतर है। तो बेसिकली यही है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको जहाँ पे हाई फ्लो चाहिए
वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। जहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए, विस्कस लिक्विड है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप वहाँ यूज होता है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारा इसका कंटेंट है। गियर पंप ही क्यों यूज करते हैं? गियर पंप विस्कस लिक्विड रहेगा तो वहाँ गियर पंप ही चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं चलेगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंडस्ट्रियल में क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में ये पंप यूज होता है। उसके बाद प्रेशर, हेड और डिस्चार्ज का जो बताया, प्रेशर वर्सेस हेड, हेड वर्सेस डिस्चार्ज, इफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज, वो जो 3 कर्व है पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये दिमाग में एकदम रख लीजिएगा, एकदम दिमाग में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद अगर आपको पंप को सीरीज में लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पंप को अगर हम पैरेलल में लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर पंप को अगर आप सीरीज में लगा दे रहे हैं ना, कोई भी पंप को अगर आप सीरीज में लगा दे रहे हैं तो उसका हेड बढ़ जाएगा। पंप को अगर पैरेलल लगा दे रहे हैं, पैरेलल, तो उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। पैरेलल लगाएंगे तो डिस्चार्ज फ्लो बढ़ जाएगा, सीरीज में लगाएंगे तो हेड बढ़ जाएगा। हेड मतलब कितना ऊंचा तक उसको आपको फेंकना है वो बढ़ जाएगा। अगर आप सीरीज में लगा दे रहे हैं ना पंप सबको, चाहे सेंट्रीफ्यूगल, ये मैं बाद में बताऊंगा, सीरीज में अगर पंप को लगाते हैं तो उसका हेड मतलब ज़्यादा ऊंचा तक आपको ज़्यादा ऊंचा हाइट तक ले जाएगा। अगर आप पैरेलल में लगाते रहे हैं तो उसका फ्लो ज़्यादा जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है सेटअप में? सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम सेटअप में चला सकते हैं कि चला सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप को सेटअप में चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, दोनों में क्या हेड और हेड किसका अच्छा होता है, सेंट्रीफ्यूगल का या रेसिप्रोकेटिंग का। वो अगर आरपीएम सेंट्रीफ्यूगल पंप का बढ़ा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, विस्कस फ्लूइड है तो आपको कौन सा पंप यूज होगा, अगर हाई विस्कस है, लेस फ्लो है तो गियर पंप यूज होगा, लो विस्कस और हाई फ्लो के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो लो फ्लो होगा, हाई प्रेशर देगा, ये मैंने बता दिया पहले। टाइप्स ऑफ पंप एंड एप्लीकेशन, मैक्सिमम प्रेशर किस पंप में आपको मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में मिलेगा। एनर्जी इक्वेशन पंप का कभी कभी पूछ दिया, एनर्जी इक्वेशन क्या होता है पंप का, ड्यूटी पॉइंट क्या होता है, पंप कैरेक्टरिस्टिक कब होता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बता दिया। इसी तरह हर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन है भैया। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखिए मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑनलाइन भी मिल जाएगा सबका जवाब, तो मैं ऐसा नहीं बोलता सबका जवाब मैं देने जाऊँगा तो वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैंने कुछ छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा श्योर नहीं बोलता हूँ कि आपको यह सारा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसमें कोई भी एक भी आ सकता है या एक भी नहीं आ सकता, तो आप ये बेसिक कंसेप्ट, मैं भी अभी ये सब कंसेप्ट को रिवाइज करता हूँ, आपको वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं भी सबको रिवाइज करता कि मैं भी इंटरव्यू देने जाऊँ तो ये बेसिक कंसेप्ट मेरा भी क्लियर, मैं भी सब भूल गया हूँ, मैं झूठ क्यों, मुझे भी सब चीज़ याद नहीं है, तो मैं आप वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये सब भी टर्म सब रिवाइज करता हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें जितना हो सपोर्ट कीजिए। मैं जितना टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ, जब हमारा वीडियो देखते तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।